भारतीय संस्कृति करीब 14,500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। भारत एवं भारतीय संस्कृति ने विभिन्न क्षेत्रों में हैरान कर देने वाली प्रगति की है। फिर वह चाहे भाषा हो, साहित्य हो, कला हो, वास्तुकला हो या धर्म ही क्यों ना हो। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसके अनोखेपन एवं विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानने के लिए हर एक व्यक्ति उत्सुक रहता है, और इसी को हम कहते हैं भारत की संस्कृति। संस्कृति दो शब्दों के मेल से बनता है, सम एवं कृति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी या सुधरी हुई स्थिति। समाज के एक सदस्य के रूप में यह संस्कृति आपको पहले से ही दी जा चुकी है। फिर आप अपने योगदान से इसमें कुछ और जोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए इस संस्कृति को समृद्ध करते हैं। संस्कृति एक लगातार चलने वाली व कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के पास प्रारंभ से ही एक अनोखा गुण है जिसे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वालों के कई उदाहरण हैं और उनमें से ही एक है पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजन बाई। तीजन बाई देश विदेश में हमारी संस्कृति और अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। मैं भी घूमन तो जाती, मैं गिनती हूँ, मेरे माँ बाप घुमाते रहे जंगल जंगल में, कोई जहाँ अच्छे थिन पत्ती रहे वहीं जाके ठहर जाते थे, झाड़ू चटाई बनाने की वहीं बैठ के खाते रहे। इस तरीका कहीं झोपड़ा बनाते थे, कहीं खुला जगह में रहते। सभी तो तीजन बाई नहीं बन सकती है ना भाई। अब मैं नहीं कहूँगी कि सब तीजन बाई बने, पर तीजन बाई जो कर रही है वो काम तो कर रही है। तो सब बच्चे, मतलब मैं तो खुद ही 270 बच्चा बोल रही ना, उनमें हमारे पास 6-7 लड़की है, मेरे नाती पोती, पर नाती मेरा जो सीख रहे हैं वो बहुत सुंदर काम करता है कि लड़का से पूछ लो, वो लड़का है वो, पर अच्छा काम कर रहा है। मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिल पाएगी ना। काम करने के लिए ढीला ढाली करेंगे तो काम थोड़ी मिलता है। मेहनत और लगन से काम करेंगे तभी उसको फल मिल सकता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना रहा है, या यूं कहें कि सबसे प्राचीनतम संस्कृति भारत की ही रही है। भारत की संस्कृति ना सिर्फ जीवन जीने का तरीका सिखाती है, बल्कि अनेकता में एकता का भाव भी प्रकट करती है। संतान तो तुम्हें अवश्य प्राप्त हो सकती है, किंतु एक वादा है, संतान का मुख देखने से पहले ही तुम्हारे आंखों की ज्योति चली जाएगी। यही विधि का विधान है जिसे कोई नहीं टाल सकता, जिसे कोई नहीं टाल सकता। भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार का खाना खाया जाता है, वेशभूषा में भी विविधता देखने को मिलती है। नृत्य, संगीत एवं अन्य कलाओं में भी कई विविधताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के साथ इनमें एकात्मकता का भाव भी मिलता है। भारतीय संस्कृति का ये विशिष्ट लक्षण और अनोखापन सभी भारतीयों के लिए अमूल्य धरोहर है। भारत से एक सवाल हमेशा किया जाता है कि भारत में इतनी परंपराएं, इतनी सारी मान्यताएं, इतनी विविध संस्कृतियां और इतना अधिक आध्यात्म क्यों है। जहाँ तक मेरा अध्ययन रहा है, अलग अलग भाषाओं, देश, विविधता, प्रदेश, संस्कृति, सब भारत जो है, जैसा कहा जाता है कि अनेकता में एकता हमारी विशेषता है। तो आप देखेंगे कि हर एक संप्रदाय, हर एक संस्कृति अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं अलग अलग जातियों की या फिर जनजातियों की, वे वैसी नहीं है जैसे कि आपको अमेरिका या यूरोप में देखने को मिलती हैं। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के जो नेटिव ट्राइब्स हैं या फिर जो वहाँ पे वाइट जातियाँ हैं वो आपस में क्लैश करती हैं, मतलब कि उनके बीच में आपको टकराव देखने को मिलता है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ हमारे यहाँ जाएंगे तो भारत में भारतीय जो जनजातियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ समावेशी तौर पर रहती हैं। आप देखोगे कि कोई जनजाति है वो राम को पूज रही है, कोई जनजाति है वो
कृष्ण को अपने आराध्य के तौर पे लेके चल रही है, कोई माताओं से अपने आप का संबंध स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्राचीन जो परंपराएं हैं या सनातन परंपरा जिन्हें हम कहते हैं, उनसे वो डेरिवेट होती हैं। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जो अंतर संबंध है, ये भारत को एक विस्तृत अर्थ में अगर हम देखें तो अनेकता में एकता का जो जुमला हमेशा कहा जाता है, उसको पूरी तरीके से चरितार्थ करता है। और ये हमारे देश की विशेषता रही है, और आपस में ये सौहार्द जो है, यही भारत को सांस्कृतिक तौर पे मजबूती प्रदान करता है, और एक राष्ट्र के तौर पे हमें पूरी दुनिया में एक अलहदा तौर पे स्थापित करता है कि जहाँ पे विविधता भी है, एकता भी है, अलगाव भी है, सामंजस्य भी है। प्राचीन भारत धातु विज्ञान में भी बहुत उन्नत था। लोहे को जंग लगने से कैसे रोका जाए, इसका गूढ़ ज्ञान आधुनिक विज्ञान अभी तक पूर्ण रूप से खोज नहीं पाया है। दिल्ली का विशाल लोहे का स्तंभ 1000 साल पहले बनाया गया था, और आज भी ऐसे चमक रहा है मानो पिछले दिन ही बनाया गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे हमेशा गुंबद के आकार के क्यों होते हैं? मुख्य मूर्ति को हमेशा केंद्र में ही क्यों रखा जाता है? वास्तुकला और अनुष्ठान के सभी पहलुओं का वैज्ञानिक आधार है। मस्जिद और मंदिर को गुंबद के आकार का बनाया जाता है, क्योंकि जब आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के केंद्र में बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो उससे उत्पन्न ध्वनि मंदिर के चारों ओर घूमकर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसकी वजह यह भी है कि तेज तूफान और बारिश में गुंबदीय आकार की इमारतों की सहने की शक्ति अधिक होती है, और वह ज़्यादा दिनों तक टिकी रह पाती है। मुख्य मूर्ति को हमेशा केंद्र में रखा जाता है, जिसे गर्भगृह या मूल स्थान भी कहा जाता है। मूर्ति के पीछे या नीचे तांबे के श्री यंत्र को भी रखा जाता है। तांबा पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है और उन्हें परिवेश की ओर प्रसारित करता है। यह तरंगें धीरे धीरे शरीर द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। फूलों की सुगंध और कपूर के जलने से रासायनिक ऊर्जा निकलती है। इन सभी ऊर्जाओं का प्रभाव मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से सक्रिय होता है। भारत के नए नव भारत के निर्माण में हम अपनी संस्कृतियों को, पुरानी बातों को और उन सबको समझकर नई पीढ़ी के साथ उसकी तकनीकी समझ के साथ प्रस्तुत करें, जिससे नई पीढ़ी उसको रूढ़िवादिता या केवल एक परंपरा मान या एक तरीका मान करना वो करे। वो ये समझ पाए कि ये सब चीज़ें उस समय की जाती थी, तो उसके पीछे ये तकनीकी कारण थे, चाहे वो मेथी खाने का हो, और चाहे दीपावली पे दीप जलाने का हो, दशहरे पे समी के पत्ते बांटने का हो, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आज के अमृत महोत्सव में जो नई पीढ़ी है उसको पुरानी चीज़ों को पढ़कर, उसको समझकर, उसके तकनीकी पूर्ण वैज्ञानिक तरीके को नए आधुनिक समाज के साथ समावेश करना चाहिए। उससे हमारी समृद्ध परंपराएं और संस्कृतियां आगे बढ़ सकें। क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी भारत की ही देन है? जी हाँ, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में था, जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा है, पर 700 ईसा पूर्व भारत का ही एक हिस्सा था। प्रमाण बताते हैं कि दुनिया भर से 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, और यहाँ 60 से भी ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना बंधु है और वह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। हमारी संस्कृति भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को एक मानती है। यहाँ जो भी आया वह यहाँ की संस्कृति से घुल मिल गया, साथ ही अपनी भी कुछ छाप छोड़ गया। भारत की संस्कृति ने हमेशा ये सिखाया कि हर किसी के कार्य को, उसके धर्म को, उसके तरीकों को हम सम्मान दें, और यही था कि भले चाहे मुग़ल हों, चाहे फ्रांसीसी, जो भी पारसी हों, सब बाहर से आए, लेकिन भारत की संस्कृति में सब घुल मिल गए, क्योंकि उनके विचारों को, उनके तरीकों को प्रधानता देने का हमारी पीढ़ियों की हमारी एक परंपरा थी। और मुझे ये लगता है कि उसके कारण ही हमारी जो अपनी
विविधताएं हैं वो बनी, क्योंकि हमने उन सबको एब्जॉर्ब किया। अगर उनको एब्जॉर्ब नहीं करते तो हम विविध नहीं होते। तो उस विविधता को बनाए रखने के लिए आज के दौर में भी हमको उन सब चीज़ों के अच्छी चीज़ों को पेश करना चाहिए और उनको उसी तरीके से प्रकट करके एक समृद्धशाली भारत और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भारत का लंबा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। फिर हड़प्पा सभ्यता ने विजय प्राप्त की और शासन किया। हड़प्पा सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक भारत की विविधता को प्रभावित करने वाले कई शासक और साम्राज्य थे। पहले बसने वाले आर्य थे। उन्होंने फारस, पर्शिया से यात्रा की और अपने साथ नए खाद्य पदार्थ, धर्म और एक अलग भाषा लाए। मौर्य भारत को जीतने के लिए कतार में थे। वह भारत के पहले साम्राज्यों में से एक थे जिनके पास एक बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना और पदानुक्रमित प्रशासन था। अगला साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था। उन्होंने भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया। उत्तरी भारत में रहने वाले लोगों की परंपराएं और रीति रिवाज दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों से अलग थी। इन सभी साम्राज्यों के बाद मुगल साम्राज्य आया। मुगल ज्यादातर फारस और मध्य पूर्व के अरब थे। इन साम्राज्यों ने भारत की विविधता का इंद्रधनुष बनाया। भारत का इतिहास एक इंद्रधनुष की तरह है। यही बात भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। भारत में धर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। धर्म मान लीजिए कि हमारे अंतर्मन के केंद्र में पैदा होते से ही इंसान यहाँ धर्म से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है वो जो है काबिल गौर है, और कहीं और आपको इस तरीके का अंतर संबंध मनुष्य का और उसके धर्म का देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि सभ्यताएं हमारे यहाँ आईं, स्थापित हुई, गईं, आक्रमणकारी आए गए, लेकिन भारत का धर्म, भारत की संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है। कि यूनानी, रोम सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता के समानांतर सभी चलती थी, लेकिन आज सारी सभ्यताएं खो गई हैं। लेकिन भारत की सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता आज भी जीवित है। उसका कारण मैं यही समझता हूँ कि धर्म भारतीयों के लिए कोई बाहरी आडंबर ना होके अंतर्मन की विषय वस्तु है। हर सभ्यता, साम्राज्य या देश जिसने भारत में शासन किया है वह भारत में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली प्रभाव लाया है। उत्तर के विभिन्न मांस व्यंजनों में फारसी प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारत के व्यंजनों का मार्ग इतना लंबा है कि इसे सोचा भी नहीं जा सकता। भारत में भाषाओं में भी कई विविधताएं। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं जो बेशुमार हैं। बोले जाने वाले शब्दों के नीचे एक भाषा का बहुत बड़ा इतिहास होता है। प्रत्येक शब्द एक प्राचीन लिपि से निकला है और मुंह से एक गाने की तरह निकलता है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का आधार संस्कृत है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, अर्थात सारे लोग सुखी हों। भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है। अनेकता में एकता की मिसाल हमारा भारत है।